सुबह क्या पढ़ाओगे? असेसमेंट ऑफ फीटर व्हेन वी गुड सीटीजी। जी मैम। यस मैम। काफी टाइम दिया था। अच्छा अभी जो है जो हमने टॉपिक पढ़ना है दैट इज मीडियम। यस। जो ऑप्स के अंदर तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक मीडियम है, एक ब्लड प्रेशर है इन प्रेगनेंसी जिसको पीआईएच भी कहते हैं, और तीसरा अनीमिया है। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो हम आप लोगों के लिए लॉन्ग केसेस एडजस्ट करते हैं ऑप्स में, उनमें जरूर एक ना एक ये वाला एलिमेंट हम रखते हैं इसमें। ठीक है, ऑप्स के लिए मेरे केसेस आपने शुरू करना है। ये किसका लगी स्वेटर पहन स्वेटर हो? ये क्या स्वेटर का कलर कौन सा है? ना पता चल रहा है डॉक्टर हो, एम्प्लॉई हो, स्टूडेंट हो, ना ओवरऑल ना कुछ और है। मुझे तो नहीं समझ आई कौन मान लो आइंदा से इस तरह के स्वेटर नहीं पहनने वाले। ठीक है, तो जो है ये तीन टॉपिक्स पे आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आज जो हमें पढ़ना है जीडीएम। सामने देखिए जीडीएम जो हमें पढ़ना है, डायबिटीज एक तो बेटे वो वाली डायबिटीज होती है जो टाइप 1 और टाइप 2 होती है, जो कि ऑलरेडी पेशेंट को पता होता है कि मैं डायबिटिक हूं। टाइप 1 डायबिटीज कौन सी होती है? टाइप 1 इसमें क्या होता है? इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होती ना, उसमें इंसुलिन होती नहीं है, तो वो टाइप 1 होती है। और क्योंकि वो इंसुलिन होती नहीं है तो वो आपको बचपन से ही पता होता है आपको अपनी बीमारी का। वो तकरीबन 9, 10, 11 इयर्स में जो है वो बच्चों को पता चल जाता है कि हमारा ये डायबिटिक वाला इशू है, और वो परमानेंटली ऑलरेडी इंसुलिन पर होते हैं ये वाले पेशेंट्स। ठीक है, उनको पता होता है कि हम डायबिटिक हैं। टाइप 2 वाली जो डायबिटीज होती है जिसके अंदर थोड़ी सी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है या प्रोडक्शन कम होती है, यानी कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है इंसुलिन की और आप प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, या ये कि प्रोड्यूस आप सही कर रहे हैं लेकिन आपकी रेजिस्टेंस ऑन द सेल्स ज्यादा है इंसुलिन के लिए। सो दिस इज कॉल्ड एज टाइप 2 डायबिटीज। और टाइप 2 डायबिटीज मोस्टली जो है उसकी कट ऑफ हमने 30 रखी हुई है कि 30 ऑनवर्ड्स जो है होती है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज इतनी कॉमन होती जा रही है कि उसका 25 और 20 तक जो है वो उसका आ चुका है कट ऑफ, क्योंकि ये अर्ली ऑनसेट डायबिटीज होना शुरू हो गई है। तो ये इन दोनों पेशेंट्स को पता होगा कि हम डायबिटिक हैं, और ये दोनों पेशेंट्स जब प्रेगनेंसी में एंटर होंगी तो उनको पता है कि ऑलरेडी या तो कोई इंसुलिन ले रही होंगी या फिर कोई ना कोई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ले रही होंगी। कट ऑफ 30 है, अब 20 हो गया बेटे आप इसको आहिस्ता आहिस्ता जैसे एज ऑफ मिनार्की कम होती जा रही है ना, इसी तरह से आपकी डायबिटीज अब बहुत जल्दी बच्चों में हो जाती है, 20 अब यंग एज में हो जाती है। इवन 20 के बाद जो है 25 के बाद भी आपको टाइप 2 डायबिटीज आना शुरू हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो मार्जिन है वो एज जो हमने कहा करती थी वो कम होती जा रही है। ठीक है, बुक में है ये वाला काम है। यस मैम। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन मेडिकल 149 पेज दैट इज आ बेटा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। साथ ही साथ बैठो, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। आप बेटा उठे, कॉर्नर वाला क्या नाम है बेटा आपका? अबीर। अबीर आप आ जाओ। तो ज्यादा था ना एक्साइटमेंट, तो अभी आ रहा है तो उससे आगे ले ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये सारा मैंने सुनना है मेरे पास। क्या लगी डायबिटीज के बारे में आप क्या ख्याल रखा? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्या ख्याल आता है आपके, यानी कि क्या कितनी टाइप्स हैं और क्या डिफरेंस है? बताइए क्या क्या आपको नॉलेज क्या है आपका? टाइप 1 में तो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होती, वेरी गुड। टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, लेकिन स्टार्ट ऑफ लाइफ में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है, लेकिन बाद में सेल एब्जॉर्प्शन की वजह से इंसुलिन भी नहीं प्रोड्यूस हो रही होती। तो
फिर उसके बाद पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है, तभी ये लेटर इन लाइफ शो होती है। और जो टाइप 1 एंड 4 इंसुलिन प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हो रही होती तो वो आती है इन लाइफ शो होती है। ठीक है, इनमें से डेंजरस कौन सी है? टाइप 1 ये पढ़ा हुआ है ना, मेडिसिन का और करते हैं अभी। नहीं बीट्स का करके हैं बीट्स का करके, उसमें भी डायबिटीज बढ़ाते हैं मुझे लगता है, Yes. है ना? उसमें भी ये होता है। मैक्रोसोमियल बच्चे हाँ, टाइप 1 डायबिटीज मतलब ना हो कि टाइप 2, टाइप 1 क्योंकि वो टोटली इंसुलिन आप बाहर से ले रहे हैं ना, इस वजह से वो अर्ली एज में प्रेजेंट कर रही है, तो अर्ली एज में ज़्यादा वो फिर लाइफ लॉन्ग आपका वो चलेगी। अच्छा, अब तीसरी जो हमने आपको पढ़ानी है वो जीडीएम है, जिसका आपने शायद जिक्र सुना हो, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, अब जेस्टेशनल से ही पता चल रहा है कि दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी। और ये क्या है? इट इज द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज और रिकग्निशन ऑफ ब्लड शुगर्स फर्स्ट टाइम इन द प्रेगनेंसी। आपके पास पेशेंट आया, आपने टेस्ट करवाया और उसकी शुगर ज्यादा आ गई। अब हमें ये अक्सर पेशेंट्स क्योंकि हमारे ऐसे होते हैं कि जो सारी जिंदगी उन्होंने चेक ही नहीं करवाया होता, प्रेगनेंसी में पहली दफा तो चेक करवाने आते हैं, हॉस्पिटल भी पहली दफा आते हैं शादी के बाद, तो फिर क्या होता है कि आपको ये नहीं पता चलता कि ये टाइप 2 डायबिटीज थी, यानी कि पहले से चल रही थी, या ये न्यू ऑनसेट डायबिटीज है। लेकिन क्योंकि ये प्रेगनेंसी में आपने पिक किया है, तो आप इसको लेबल क्या करोगे कि ये जीडीएम ही है। और इसका डायग्नोसिस कि ये टाइप 2 था या ये जीडीएम था, ये फिर आपको रिट्रोस्पेक्टिव करना होता है। जब आप 6 वीक्स पे उसका ओजीटीटी करवा के देखोगे या फास्टिंग करवा के देखोगे, उस टाइम पे भी उसकी शुगर अगर ज्यादा आती है, तो इसका मतलब कि ये पहले से डायबिटिक थी पेशेंट। ठीक है, अब प्रेगनेंसी के अंदर आप ये पता करना आपके लिए मुश्किल है कि ये वाकई टाइप 2 डायबिटीज है या ये जीडीएम है। एक टेस्ट हम करवा सकते हैं, कौन सा होता है? जो HbA1c। उससे ये होता है कि आपको पिछले 3 महीने का थोड़ा सा रिकॉर्ड पता चल जाता है, तो आपको अंदाजा हो जाता है। अगर बिल्कुल स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में अगर उसकी शुगर ज्यादा आ रही है, आप HbA1c करवा के देखें, वो भी रेस आता है, तो फिर आपको आइडिया होता है कि यार ये तो पहले से ही डायबिटिक है। लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी आपके पास आती है 20 हफ्ते पे, 25 हफ्ते पे, 7वें महीने में, फिर तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये टाइप 2 डायबिटीज है या ये जीडीएम है। सो हम क्या करते हैं कि जो भी ऑनसेट, जो भी ग्लूकोज इंटॉलरेंस आपने पिक की है इन फर्स्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, उसको हम जीडीएम ही लेते हैं। समझ आ गई है? ठीक है मैम, अगर ये फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आई है तो हम उसको HbA1c पे जाके पकड़ सकते हैं ना? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आए ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 2-3 उसमें आ गई है महीनों में, तो फिर आपको अंदाजा हो सकता है कि हाँ बाकी 2, क्योंकि वो 3 मंथ्स का रिकॉर्ड बताएगी ना। यस। और दूसरा आपने एक और बताया था कि अगर इस तरह नहीं होता, वो बाद में लेट आती है, तो 6th वीक में हम OGTT करवाएंगे। हम OGTT करवाते 6th हैं, वीक पे, क्योंकि उसकी देखो शुगर अगर जीडीएम हो तो उसकी शुगर नॉर्मल हो जानी चाहिए। यस मैम। कुछ टाइम के बाद ना 6 वीक्स का जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है, उसके बाद उसको शुगर का मसला नहीं होना चाहिए अगर वो जीडीएम था। तो अगर 6 वीक्स के बाद भी उसकी शुगर डिरेंज रह रही है, तो इसका मतलब कि वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है। समझ आ गई है? ठीक है, तो मैम इसमें हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, टाइप 1 भी सस्पिशन में ला सकते हैं, या टाइप 2 लाएंगे या जीडीएम? टाइप 1 का तो मैंने बता दिया ना, वो प्रोडक्शन बचपन से ही उसको पता होता है कि टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज को अक्सर नहीं पता होता, वो शुगर खा रहे होते हैं और डिरेंज शुगर भी होती है। घर में भी आप देखें ना, टाइप 2 डायबिटीज अक्सर पेशेंट को 5-6 साल चलती रहती है, उनको पता भी नहीं चलता कि शुगर है या नहीं। टाइप 1 डायबिटीज क्योंकि वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, वो नहीं रह सकते इंसुलिन के बगैर। उनको पता होता है कि हमें टाइप 1 डायबिटीज, बचपन से पता होगा, उनको बचपन से ही पता होता है, वो डीके में जा रहे होते हैं, उनकी और कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं। मेरे पेशेंट को फर्स्ट प्रेगनेंसी में जीडीएम उसको सेकंड में भी लाजमी होगा जीडीएम? नहीं, लाजमी नहीं है, लेकिन उसके चांसेस है, 85% चांसेस हैं कि उसको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी जीडीएम होगा। और उस पेशेंट के अंदर ये भी चांसेस है कि लेटर इन लाइफ वो टाइप 2 डायबिटीज डेवलप करेगी। इसलिए जिन पेशेंट्स के अंदर जीडीएम हुआ होता है, हम उनको ये कहते हैं कि आप ईयरली अपनी बीएसआर या शुगर लेवल्स चेक करवाया करें, क्योंकि आप हाई रिस्क हैं इन डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। ऑल्दो कि उनकी 6 वीक्स के बाद शुगर लेवल्स नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर चांसेस हैं कि वो टाइप 2 डायबिटिक बन सकते हैं। यस मैम। समझ चाहिए? अब हम ये करते हैं कि पहले टाइप 1 और टाइप 2 को अलग कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके मैं बताऊंगी। अब एक टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा डॉक्टर हमारा टाइप 2 के साथ ही होता है, टाइप 1 हम कभी रेयरली देखते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है और वो प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, और जो जीडीएम है उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है जिसको 5 साल से पहले से ही शुगर चल रही है, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर काफी चेंजेस बॉडी के अंदर ऑलरेडी आ चुकी हैं। उसके अंदर हो सकता है रेटिनोपैथी भी होगी ना, रेटिनोपैथी भी
भी हो, न्यूरोपैथी भी हो, Type 2 वाला। हाँ टाइप 2 में, क्योंकि वो क्रॉनिक इलनेस है। Yes, ma'am. न्यूरोपैथी भी हो, नेफ्रोपैथी भी हो, क्योंकि ये चीजें वो अफेक्ट कर रही होती है ना, डायबिटीज हर सिस्टम को अफेक्ट करती है। Yes. सो ये सारी कंडीशंस प्रेगनेंसी के अंदर वर्सनिंग में जा सकती हैं, ठीक है। Yes. अगर उसको शुगर है तो वो ब्लड प्रेशर भी उसको हो सकता है, क्योंकि ये वेसल्स को भी अफेक्ट करती है, डायबिटीज करती है ना, ठीक है, हर चीज को वो करती है। तो आपकी अगर पहले से आप टाइप 2 डायबिटिक है तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस मदर के अंदर होंगी, बच्चे में नहीं होंगी। उसका जो न्यूरोपैथी है, रेटिनोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, वो सारी वर्सनिंग होने के चांसेस हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? टाइप 2 डायबिटिक प्रेग्नेंट हो गई है पेशेंट, हो सकता है वो पहले अगर सिर्फ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पे थी तो उसको इंसुलिन पे जाना पड़े, ठीक है। अगर बिल्कुल ही अनकंट्रोल शुगर है तो टाइप 2 डायबिटिक्स भी डीके में चले जाते हैं ना। Yes. डीके का नाम सुना है ना? Yes. बच्चों में आप लोगों ने देखा भी होगा। हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है मदर को, क्योंकि इंसुलिन या बिल्कुल हो ब्लड सकता है। आप शुगर अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है, डीके हो सकता है, उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। वो हो सकता है। और इसके अलावा सिजेरियन के चांसेस जो हैं वो 70% ऑफ पेशेंट जो हैं वो सिजेरियन में लैंड करते हैं। 70% ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स का सिजेरियन होता है, और अगर आप सिजेरियन कर भी दें तो फिर ये क्योंकि डायबिटीज है उसमें वुंड हीलिंग बहुत ज़्यादा डिले होती है, तो वुंड इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो सारे के सारे ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि आपके टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट अगर प्रेग्नेंट हो गया तो उसमें होंगे। एज फार एज फीटस इज कंसर्न, तो बच्चे को क्या क्या हो सकता है टाइप 2 वाले बच्चे को? सीवियर ब्लड क्रैश करता है ना जब बच्चा बाहर निकलता है, क्योंकि पहले तो वो ब्लड अंदर तो बताओ अंदर क्या होगा पहले? वो बच्चा जब एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा नहीं हो सबसे जाएगा? पहले तो देखो इसकी स्टार्ट ही करो कि ये पेशेंट है वो मिसकैरेज में लैंड करते हैं, इनके अंदर जो है ना मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, डायबिटिक्स में मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम कहानी शुरू से स्टार्ट करते हैं कि ये मिसकैरेज हो जाते हैं। अगर मिसकैरेज से पेशेंट बच जाए तो फिर इनके अंदर क्या होता है कि कंजेनिटल एनोमलीज बहुत ज्यादा होती हैं, होती है ना बच्चों में कंजेनिटल एनोमलीज, और वो सबसे ज्यादा हार्ट के डिफेक्ट्स इन बच्चों पे अफेक्ट करते हैं, जिसके अंदर VSD सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है। हार्ट डिफेक्टिव होता है इन बच्चों का, जो जिनकी मां जो है वो टाइप 2 डायबिटिक हो। मैक्रो नहीं होते, बहुत बड़े हो जाते हैं। आप खबर ही नहीं करते हो, अभी आपने कहा अंदर वाले सारी चीजें बताओ, anomalies ठीक है। कंजेनिटल एनोमलीज भी अगर ना हुई तो क्या होगा कि वो प्रीटर्म में बच्चा जा सकता है, प्रीटर्म लेबर में जा सकता है। इसके अलावा अगर उधर से भी बच गया तो उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि बच्चा मैक्रोसोमिक हो जाएगा। इसके अलावा पॉलीहाइड्रोमियोज हो जाएगा, ठीक है। और अब आ जाते हैं डिलीवरी की तरफ। अगर वो डिलीवरी तक पहुंच ही जाता है बच्चा तो एक तो सिजेरियन के चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा ये वो बच्चे होते हैं जिनके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बहुत ज्यादा होता है, RDS, क्योंकि इनके अंदर सरफेक्टेंट प्रोडक्शन डिलेड होती है। Yes. ये बातें सुनी है ना पीरियड्स में, वो स्टेरॉइड भी लगाते हैं इसके लिए। हाँ जी। तो क्या होता है कि RDS के चांसेस, नर्सरी के एडमिशन के चांसेस, इवन जॉन्डिस के चांसेस, हाइपरबिलिरुबिनीमिया के चांसेस इन बच्चों में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दोस whose mothers are not diabetic। समझ आ गई? Yes. इन्हीं की स्टिल बर्थ भी ज्यादा होती है और इन्हीं की अर्ली न्यूनेटल डेथ भी ज्यादा होती है, और यही बच्चे लेटर इन लाइफ टाइप 2 या टाइप 1 डायबिटीज खुद भी डेवलप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली हिस्ट्री। यस, समझ आ गई है? ठीक है। ये मैंने अच्छा एक जो मैंने अभी मुझे कॉम्प्लिकेशन याद आई है टाइप 2 डायबिटीज की मदर में, वो ये कि फिर रिपीटेड यूटीआईज होते हैं। हाँ, क्योंकि वो वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं ना पेशेंट, रिलैक्स कर देते हैं ना यूट्रस मसल, तो यूरिन भी ज्यादा एक्यूमुलेट करता देखिए वैसे ग्लूकोज है ना, है। यस, यूरिन में भी ग्लूकोज है, वो ऑर्गेनिजम्स को एक अच्छा मटेरियल मिल जाता है। कल हमने पढ़ा था ना कि कल्प्रिट प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो रिलैक्सिंग करवाता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस से, अच्छा, उससे भी यूटीआई हो रहा था, इसलिए मैंने मिक्स कर दिया। हाँ, तो डायबिटिक पेशेंट्स में और ज्यादा यूटीआई होगा। मैं ये बता रही हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स में यूटीआई का इंसिडेंस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया शुगर पे फीड करता है, ब्लड के अंदर शुगर है। तो ये बता रही हूँ ना, वो तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस पढ़ाए थे ना कल मैंने, वो तो Yes, हर ma'am. पेशेंट को इस ज्यादा चांसेस हैं यूटीआई के, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज्यादा चांसेस हैं, Hyperglycemia. उनमें रिपीटेड यूटीआईज होते हैं। यस मैम, ठीक है, क्योंकि वो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज भी होते हैं। सेकेंडली ये कि उनके क्योंकि कार्ब्स होते हैं उनके ब्लैडर में, तो वो एक अच्छा मटेरियल मीडियम है फॉर द ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो अप। Yes. ठीक है। सो ये वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपके ऑलरेडी नोन डायबिटिक पेशेंट्स में बच्चे को हो सकती है और मां को हो सकती है। अब हम आते हैं GDM पर।
जीडीएम का मतलब ये है कि अभी उसको डायबिटीज हुई है, पुरानी डायबिटीज नहीं है, तो जाहिर है इसमें रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी ये वाली कॉम्प्लिकेशन तो एक दो हफ्ते में नहीं डेवलप होती ना। ठीक है, इसके अंदर क्या हो सकता है चांस कि इसके अंदर सिजेरियन का चांस है तो ज्यादा है। ठीक है, सिजेरियन हो सकता है और उसकी वजह से वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को इवन इंसुलिन पे भी जाना पड़ सकता है, जीडीएम वाले पेशेंट को भी इंसुलिन पे जाना पड़ सकता है। और ये जीडीएम अगर डिलीवर भी हो जाए तो इन्फेक्शन भी होगा, और सेकंडली ये कि फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ इसके अंदर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी जीडीएम होने का चांस है, और टाइप 2 डायबिटीज लाइफ लॉन्ग डेवलप करने का भी चांस जीडीएम में ज्यादा है। बच्चे का टाइप 2 मां का ठीक। पहले मैं मदर की कॉम्प्लिकेशन बताती हूँ फिर बच्चे की बताती हूँ। ये मां की है, बच्चे को भी हो जाएगा वैसे, लेकिन ये कि वुंड इन्फेक्शन तो नहीं ना होगा उसको। बच्चे के चांस तो वो उसमें ज्यादा होंगे ना जिसमें माँ को टाइप 2 है, आपने बताया था। बेटे जीडीएम का भी मैं आपको हाँ। जीडीएम की कॉम्प्लिकेशंस, जीडीएम में माँ मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जीडीएम, Yes. उसमें मैंने आपको बताया कि रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी वो नहीं होगी, वो नहीं हो सकती ना। बेटे इधर का बोर्ड की तरह है, वो सुबह ले गए मैं। बेटे दो ना, मुझे तो बोर्ड की बगैर मुझसे नहीं कराया जाता। रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी ये नहीं होंगे। Yes. लेकिन होगा क्या इनमें कि ये पेशेंट इनके अंदर भी इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है, आपको हाइपरग्लाइसीमिया भी आ सकते हैं, लेकिन ये डीके में नहीं जाते। इतनी ज्यादा शुगर नहीं होती कि ये डीके में चले जाए, जैसे वो लोग डीके में भी जाते थे ना। यस। इनमें उस तरह की नहीं होती। हेलो हाँ हाँ बेटे अच्छी सी कर दो, कर दो ना से अच्छी सी, वैसे अच्छी सी वो हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड भी लगाना। हाँ हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड डाल के ना हल्का सा फिंगर से ये प्यूरिट से प्यूरिट करना, फिर नॉर्मल सेलाइन पिलाना, अच्छा सा पायोडीन पिलाना, फिर अच्छा सा वॉश करके फिर से करना। हाँ जी यस। अच्छा, तो फिर क्या होगा कि सिजेरियन भी इतने ज्यादा हो सकता है, दरवाजा बंद कर दो, सिजेरियन भी ज्यादा हो सकता है और वुंड इन्फेक्शन भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना। और देखो टाइप उसको क्या होगा कि टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो सकती है, और यूटीआई अगर डिलेड शुगर है तो यूटीआई भी हो सकता है इस पेशेंट को ना। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अगर प्रेग्नेंट होती है दोबारा तो जीडीएम भी आ सकती है। अच्छा, अब जो है ना, और बच्चे के अंदर क्या क्या होगा, बच्चे में क्या होगा, जीडीएम का बच्चा है आपके मैक्रो होगा। अब चूंकि मैक्रो देखो, अब ये वो जीडीएम है जो जीडीएम डेवलप हो रहा है मिड ऑफ द प्रेगनेंसी में। अगर ये 30 वीक्स पे प्रेगनेंसी है तो इसको जो 30 वीक्स से पहले वाला टाइम था वो तो इसका अच्छा गुजर गया ना, उस टाइम तो शुगर कंट्रोल थी, तो इसको डायरेक्ट मिसकैरेज भी नहीं होगा। जेनिटल एनोमलीज जो होती थी 12 हफ्ते तक होती है ना एनोमलीज ज्यादा, तो वो वाला टाइम भी इसका गुजर गया, तो वो भी लेस लाइकली है कि इसको जेनिटल एनोमलीज होगी, अनलेस एंड अनटिल कि आपका जीडीएम अर्ली ऑनसेट हो, तब हो सकता है। इसके अलावा मैक्रोसोमिया होता है लेकिन कम चांसेस हैं। ये पॉलीहाइड्रो 30 वीक्स वाले में कम चांसेस हैं, अर्ली ऑनसेट में तो ज्यादा ही अर्ली होगा। ऑनसेट में हो सकता है। और इसके अलावा जीडीएम का मैं वो भी बताती हूँ आप लोगों को कि ये मोस्टली जो है ना 20 हफ्ते के बाद ही डेवलप होती है। पॉलीहाइड्रोमिया जिसमें भी हो सकता है लेकिन कम चांसेस हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर आरडीएस हो सकता है ना, डिलीवरी के बाद बच्चे को आरडीएस हो सकता है, और इसके अलावा हाइपरबिलिरुबिनिया, शोल्डर डिस्टॉर्शिया हो सकता है। मैक्रोसोमिया की एक अपनी कॉम्प्लिकेशन है शोल्डर डिस्टॉर्शिया, डिलीवरी डिफिकल्टी हो सकती है। इसके अलावा इवन मदर के अंदर भी अगर वो बड़ा बच्चा को डिलीवर कर रही है और नॉर्मल डिलीवर कर रही है तो क्या हो सकता है, वो पेशेंट पीपीएच में जा सकती है। बेटा आपको किस बात की खुशी है? क्या मसला है, किस बात पे खुश हो इतना ज्यादा? क्या मतलब आज का पहला दिन है, फेवरेट डिपार्टमेंट दूसरा दिन है तो खुशी थोड़ी अब सेटल हो जानी चाहिए। भी तो बैक टू है थोड़ा हर आते जाते बंदे को भी स्माइल पास कर रहे हो, बैठे बैठे भी हंस रहे हो, समझ नहीं आ रही। जो पीछे रोटी देखते हैं उसमें भी हंसना शुरू कर देते हो, समझ नहीं आ रही मुझे ना। पहले मैंने इग्नोर किया 2-3 दफा,
मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है, या मुझे देख के हंस रहा है या क्या। फिर मैंने कहा नहीं ये तो हर किसी के साथ ही ऐसा है। आप जरा हंसी कंट्रोल करो अपनी। अच्छा स्माइलिंग लाफिंग फेस, स्माइली फेस हो तो फिर बंदा बर्दाश्त कर लेता है। यूटीआई की वजह से उसमें आई इन्फेक्शन भी किसमें? बच्चे में डिलीवरी के दौरान यूटीआई है। वैसे वो बच्चा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, अगर हो सकता है चांसेस के अंदर हो जाने की। लेकिन वो क्रोनिक में आपने कहा था होता है ना, ज्यादा क्रॉनिक नहीं होगा, लेकिन हो तो इसमें भी सकता है अगर डिलेड शुगर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी है। अच्छा इसमें भी हाइपरग्लाइकेमिया हो सकता है, ठीक है। और ये बच्चा जो है टाइप 2 डायबिटीज डेवलप कर सकता है आपका लेटर इन लाइफ, जॉन्डिस भी डेवलप कर देते हैं ये बच्चे, ठीक है। सो अब आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है और जीडीएम क्या होता है प्रेगनेंसी में। अब मुझे ये बताएं कि जीडीएम जो है वो हर किसी को तो नहीं होता, ये 3 से 5% ऑफ प्रेगनेंसीज को अफेक्ट करता है, हर किसी के अंदर नहीं होता जीडीएम, ठीक है। क्यों होता है जीडीएम और किन में होगा जीडीएम? जो ऑलरेडी ओबीस वुमेन होंगी उनमें कॉमन होगा, जिनका बीएमआई ज्यादा होगा। BMI और ज्यादा किसमें होगा। हो सकता है भाई जीडीएम? हिस्ट्री ऑफ अभी बताया था, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जीडीएम है, फैमिलियल हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज अगर हो, फैमिलियल हिस्ट्री है। और इसके अलावा आपकी एथनिसिटी, हम वैसे ही साउथ एशियंस जो हैं वो प्रोन है टुवर्ड्स डेवलपिंग डायबिटीज, तो इनके अंदर भी हो सकता है आपका बीएमआई भी ज़्यादा है, आपको पहले भी जीडीएम हो चुका है, आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है, तो ये सारे वो रिस्क फैक्टर्स हैं। या पिछला बच्चा आपका बहुत बड़ा पैदा हुआ है, मैक्रोसोमिक बच्चा था, उनमें भी चांसेस ऑफ जीडीएम है। लेकिन होता क्यों है इसकी उसकी तो मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी बता दी थी ना, टाइप 1 और टाइप 2 की, कि एक के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती और दूसरे के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती है, लेकिन मसले हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर जीडीएम में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर प्रोड्यूस होती है, लेकिन क्योंकि प्लेसेंटा अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अंदर एचपीएल, कोर्टिसोल, ये जो सारे हार्मोन्स जो कि प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन्स हैं, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इन हार्मोन्स की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। अब वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है फीमेल, लेकिन ये है कि क्योंकि सेल्स जो है वो सेंसिटाइज नहीं है उस इंसुलिन के लिए, तो पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है, जीडीएम। और जैसे ही प्रेगनेंसी के हार्मोन्स शट डाउन होंगे, यानी कि वो डिलीवर हो जाएगी, तो फिर उसकी शुगर इसीलिए वापस भी हो जाती है, क्योंकि वो सारे हार्मोन्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। कल्प्रिट यानी जीडीएम का प्लेसेंटल हार्मोन। हाँ, स्टार्ट ऑफ उसके अंदर इसलिए नहीं डेवलप होती, एक तो शुरू के अंदर हार्मोनल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता पीक आती है ना हार्मोन्स की, तो इसकी जो बेसिकली और शुरू के अंदर पेशेंट को बहुत ज्यादा नॉजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, तो शुगर लेवल्स वैसे ही बहुत कम चल रहे होते हैं पेशेंट के। आफ्टर 20 वीक्स या 25 वीक्स अक्सर पेशेंट्स के अंदर ये एकदम इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, एक्सेसिव प्रोडक्शन, जब प्लेसेंटा भी बहुत मैच्योर हो चुका है, प्रोजेस्टेरोन भी फुल ब्लोन है, आपके बाकी जो हार्मोन्स हैं उससे रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड, वो भी फुल ब्लोन है, तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि पेशेंट के सेल्स जो हैं वो इनसेंसिटाइज हो जाते हैं टुवर्ड्स द इंसुलिन। मैम इसमें मेन कल्प्रिट ये प्लेसेंटल हार्मोन्स ही है ना, जीडीएम सारे होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज्यादा कर देते हैं। और यही वजह है कि मैंने एक आपके पे भी रखी दी है, फरमाइए क्या मसला है, उसको क्या से इशारे कर रहे हो? बेटे मैं तुम अभी मेरी उम्र से आगे तकरीबन हो गए, आगे से भी कम हो गया ना। तुमने कहा हेलो भाई कर दूंगा ना। बेटा ये थोड़ी जो है ना इस तरह की एक्टिविटी जरा मेरे लेक्चर में थोड़ा काम कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा एहतियात मैं खुद भी करती हूँ और आप लोग भी करें। आपके साथ मेरा पहला इंटरेक्शन है क्योंकि मेरा में कल आप तशरीफ नहीं लाए थे, उसका तो साथ था और दूसरा कौन था, साथ ही था मैम ये भी तो हाँ, कल अकेला था ना, तो वो थोड़ा सही था, कम खुश था, लेकिन आज ओवर एक्साइटेड हो गया, और बाकी तो सारे नए हैं आज मेरे लिए, तो इसमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट मेरे लेक्चर में ना थोड़ी कम ही रखा करो, फिर ऐसी मैं भी कोई ऐसी बात कर दूँगी जिससे आप हटो, बहुत अच्छी बात नहीं, ठीक है। सो मेन कल्प्रिट प्लेसेंटल हार्मोन, मेन कल्प्रिट जो है वो कहीं नहीं है, प्लेसेंटल हार्मोन जीडीएम में थे। हाँ ठीक है। अच्छा अब जो है कॉम्प्लिकेशंस भी कर ली हैं हमने, ठीक है, और अच्छा अब डायग्नोसिस भी आ जाते हैं, ठीक है।
पैथोफिजियोलॉजी भी कर ली, डेफिनेशंस भी कर ली, कॉम्प्लिकेशंस भी कर ली हमने, दोनों की अलग अलग करके। अब हम आते हैं कि आपने डायग्नोसिस कैसे करना है। अब टाइप 1 वाला तो डायग्नोज ही हुआ है, उसका तो कोई मसला नहीं। टाइप 2 वाला भी डायग्नोज हुआ ही होगा, कुछ केसेस में हुआ होगा, कुछ में नहीं हुआ होगा, कुछ को पता होगा वो इंसुलिन ले रहे होंगे या कुछ ड्रग्स ले रहे होंगे, अगर नहीं पता तो हम उसको जीडीएम लेवल कर देंगे। लेकिन एक पेशेंट अगर आपके पास आती है, हम उसको कैसे कह सकते हैं कि ये डायबिटिक है। वो आपके पास ओपीडी में पेशेंट आई कि मेरा पिछला बच्चा जो है वो बहुत वजनी था, ठीक है, और वो फोन भी हो गया था, तो आपका दिमाग जाएगा ना जीडीएम की तरफ या डायबिटीज की तरफ जाएगा, तो आप उसमें क्या टेस्ट करवाएंगे कि आपको पता चले कि ये पेशेंट आपकी डायबिटिक है। ओजीटीटी, रैंडम ब्लड ग्लूकोज, HbA1c। मैम डिपेंड करता है, अगर वो फर्स्ट वीक में आई है तो फिर HbA1c कराएंगे, जिस तरह आपने कहा पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड पता लग जाएगा। लेकिन रिकॉर्ड पता करके कुछ करना से कुछ नहीं है, हिस्ट्री ट्रीटमेंट में तो कोई नहीं ना फर्क पड़ना, ट्रीटमेंट में क्या फर्क पड़ना है कि वो डायबिटिक है या नहीं। आपने डायग्नोसिस का पूछा ना कि डायग्नोस कैसे करोगे जी। HbA1c से डायग्नोसिस नहीं होगा, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स कराओगे और 1 आवर्स पीपी कराओगे पोस्ट पैरेंटल, खाने के 1 घंटे के बाद फास्टिंग। उससे आप ये कहें कि आप जो है अभी शुगर चेक करवाएं, अगर वो फास्टिंग में सुबह आपके पास आई है, अभी निहार को शुगर चेक करवाएं और फिर 1 घंटे के बाद आपने शुगर चेक करवानी है खाना खाने के बाद। और कट ऑफ क्या होना चाहिए शुगर डायग्नोज करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। 100 है हमारे पास फास्टिंग और 140 है हमारे पास पोस्ट पैरेंटल। अगर उसकी शुगर 100 से ज्यादा आती है फास्टिंग तो वो पेशेंट जीडीएम है, और अगर उसकी शुगर 1 घंटे के बाद 140 से ज्यादा आती है तो वो बीजीडीएम है। इसके अंदर और कोई टेस्ट कराने की आपको जरूरत नहीं है, डायग्नोसिस हो गया है। अगर किसी की फास्टिंग लेवल 100 से ज्यादा आते हैं और अगर उसको मिलीमोल्स में लो तो वो यहाँ पे 5.1 मिलीमोल्स हैं, 5.1 मिलीमोल से ज्यादा अगर उसके लेवल्स आते हैं फास्टिंग और 7.8 मिलीमोल्स से ज्यादा यानी कि 140 मिलीग्राम से ज्यादा उसके लेवल्स आते हैं 1 आवर पीपी, तो फिर क्या है वो पेशेंट डायबिटिक है। उसकी मजीद आपको डायग्नोसिस के लिए कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओजीटीटी का आपने नाम लिया, ओजीटीटी किस में कराना है जिसमें आपको शक हो। लेकिन अगर अभी ये पेशेंट का मैंने फास्टिंग करवाया, उसका फास्टिंग की अगर 150 आ जाता है तो इस पेशेंट के ऊपर और ग्लूकोज लोड देने का क्या फायदा होगा। मुझे 75 ग्राम और लोड दो उसको, वो तो मुझे ये चेक ही करके फास्टिंग पता करके मुझे आइडिया हो गया ना कि इसको डायबिटीज है, तो उसका ओजीटीटी कराने का कोई फायदा नहीं होगा। ओजीटीटी हम किन पेशेंट्स में करवाते हैं, ओजीटीटी स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। ये किस में करवाते हैं आप, है जिसपे जो हाई रिस्क फैक्टर्स जिसके अंदर ज्यादा हो लेकिन उसका फास्टिंग और ये नॉर्मल आता हो, तो उसके अंदर फिर आप क्या करते हैं कि 75 ग्राम या 100 ग्राम्स का लोड देते हैं, यानी कि उन्होंने शरबत बना के रखा होता है, वो लोड देके फिर आप देखते हैं कि उसकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करती है। फास्टिंग लेवल चेक करते हैं, फिर आप 75 या 100 ग्राम्स का लोड देते हैं, फिर उसके बाद 1 आवर के बाद और 2 आवर्स के बाद। तो जिसका फास्टिंग ही ज्यादा आ जाए तो उसको लोड देके क्या डिके कराना है हमने कि वो डिके में जाए शुगर पी के, हाइपरग्लाइसीमिया उसको सही तरह होना नहीं ना करवाना। तो फिर हम सिर्फ रिस्क फैक्टर्स वाले पेशेंट्स में करवाएंगे ओजीटीटी, और जिसके अंदर डायग्नोज ही हो गया फास्टिंग पे या 1 आवर्स पे तो उसको आपको ओजीटीटी कराने की जरूरत है। ओजीटीटी का आपने कहा था ना कि स्क्रीनिंग टेस्ट है जिनकी फास्टिंग या ब्लड शुगर नॉर्मल होगी, हाँ, बट क्या होगा तो रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा है। अच्छा रिस्क फैक्टर्स होगी, ठीक है। हो सकता है ना कि वो 1 घंटे के बाद अभी शुगर चेक करवाए वो अपनी मर्जी का खाना खा ले, यस, तो मुझे ना पता चले कि वो डायबिटिक है, तो उसमें फिर आप ओजीटीटी एक क्योंकि डिफाइंड क्राइटेरिया है कि इतने ग्राम्स लोड लेके इसने ये करना है, तो वो फिर आपको पता चल जाता है। ऑब्स्क्योर जो आपकी डायबिटीज है वो ओवर्ट हो जाएगी इसमें, समझ आ गई बेटा। अच्छा, अब आगे बात जो HbA1c का आपने नाम दिया था, अब HbA1c किन लोगों में कराने मैंने वैसे आपको आपने बताया बताया फर्स्ट वीक में आएगी, पीछे 3 महीने का रिकॉर्ड निकालने हैं। लेकिन इसका ठीक है, अगर आप रिकॉर्ड देख भी लेते हो तो आपको ट्रीटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है। ट्रीटमेंट पे क्या होगा, ट्रीटमेंट के लिए आपको शुगर चार्टिंग ही करवानी पड़ेगी। शुगर चार्टिंग का मतलब ये कि आप पेशेंट को दाखिल करें
और आप उसकी जो है दिन में 6 दफ़ा 7 दफ़ा शुगर चेक करें, जिसमें प्री मील हो और 1 आवर्स पीपी हो, प्री मील हो 1 आवर्स पीपी हो, 6 ये वाले लेवल्स हो गए, और एक अगर वो बेड टाइम पे करें तो 7 लेवल्स आप उसके शुगर के चेक करें, तब आप आइडिया कर सकते हैं कि आपने इसको ट्रीटमेंट क्या करना है। वो मैं फिर आपको बाद में बताती हूँ। तो हम ब्लड शुगर चार्टिंग करवा सकते हैं उसकी। HbA1c एक आइडिया लेने के लिए ठीक है कि ये शुगर पहले से चल रही है या अब हुई है, लेकिन अगर पहले से चल रही है या अब है, ट्रीटमेंट तो आपने करना ही है, ट्रीटमेंट तो करना ही है ना, ट्रीटमेंट है भी सेम। तो HbA1c को इस तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट हमें कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रेगनेंसी में नहीं देने वाला। बाकी एक और टेस्ट होता है जिसको यूरिन आरी होता है, उसमें भी आपने देखा होगा ग्लूकोज आ जाते हैं। अगर सिर्फ +1 हो, +1 लेवल हो, तो वो नॉर्मली प्रेगनेंसी में वैसे भी आ जाते हैं, क्योंकि मैंने कल भी आप लोगों को पढ़ाया था कि क्योंकि मेम्ब्रेन्स लीकी हुई होती हैं तो ग्लाइकोज यूरिया इज एक्चुअली नॉर्मल इन प्रेगनेंसी, लेकिन वो 1+ होता है। अगर +2 +3 या +4 ग्लाइकोज यूरिया आ रहा है तो इसका मतलब कि आपकी ये पेशेंट डायबिटिक है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ग्लाइकोज यूरिया नहीं है, ये ऑफ द प्रेगनेंसी आपको डायबिटिक पेशेंट बता रहा है। सो ये सारे वो टेस्ट हैं जिनसे आपको आइडिया हो जाता है कि आपका पेशेंट डायबिटिक है। समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि कौन सा टेस्ट किस में करवाना है, कैसे करवाना है? ठीक है। अब एक पेशेंट है, वो आई है आपके पास ओपीडी में चेक करवाने हैं, और वो उसका ये 5वां बच्चा है, ठीक है, और बाकी सारे बच्चे उसके ठीक थे। पिछला बच्चा जो है उसकी स्टिल बर्थ हो गई थी, गाय ने डिलीवर करवाया था, ठीक है। आपने उसके फास्टिंग लेवल्स चेक किए, फास्टिंग लेवल्स जो है वो उसके ठीक थे, 95 थे। तो उसके अंदर क्या करवाए? कैसे कराएंगे? पहले फास्टिंग लेवल्स चेक करते हैं, फिर फास्टिंग नहीं, ओजीटीटी वाले खुद भी करते हैं, क्योंकि उसके अंदर देखो फास्टिंग भी एक रफ क्राइटेरिया है ना। हो सकता है पेशेंट जो है वो रात को 12 बजे सोई हो सकता है दोपहर को कह रही हूँ रात को 2 बजे उठ के उसने कुछ खा लिया हो और अभी वो मेरे पास आ गई 8 बजे, तो 4-5 आवर्स की फास्टिंग। आपकी फास्टिंग भी तो देखो कितने घंटे की होनी चाहिए, 8 आवर्स फास्टिंग होनी चाहिए। सो ओजीटीटी में अपने दोबारा से फास्टिंग एक प्रॉपर क्राइटेरिया के साथ करते हैं। ये तो डिपेंडेंट है पेशेंट पे फास्टिंग कराने के। कोई लोग 8 बजे खाना खा लेते हैं रात का, कोई 12 बजे खाते हैं, कोई रात को 2 बजे खाना खाते हैं। सो आपकी फास्टिंग ड्यूरेशन कम होती जा रही है। हमें 8 आवर्स फास्टिंग चाहिए होता है अगर हम वाकई डायग्नोज करना चाहते हैं। मैम इसमें हमें कैसे पता लगा इस औरत में ओजीटीटी हम करवाएंगे? हमें तो वो बता तो दिए। अब आपने कहा एक बच्चा स्टिल पर था, हाँ, 5-6 बच्चे के साथ आई थी। हाँ, और फास्टिंग आपने करा दिया, फास्टिंग नॉर्मल आया। अच्छा ये मैंने नहीं सुना था, इसलिए फास्टिंग नॉर्मल है तब हमने ओजीटीटी कराया है। ठीक है। अगर फास्टिंग दी रेंज आ जाता तो फिर ओजीटीटी करा के क्या करना था? फिर तो हमने वही हम उसको एडमिट करते और उसकी चार्टिंग करते। चार्टिंग करते, ठीक। चार्टिंग का मतलब ये कि वो 7 लेवल्स उसके देखते हैं और फिर उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं। बच्चा स्टिल बर्थ था उसका। समझ आ गई इस चीज की? ठीक है, क्योंकि आप लोग हमेशा बायोगा में लॉन्ग केस में कंफ्यूज ही रहते हो कि ओजीटीटी किसमें कराएं, फास्टिंग किसमें करवाएं, शुगर चार्टिंग किसमें, सब कुछ गलत गलत। अभी मुझे पता है कि कल मैं पूछूंगी तो फिर भी गलत गलत ही होगा वैसे। इंशाल्लाह नहीं होगा। अच्छा, अब डायग्नोसिस हो गया पेशेंट का, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसका ट्रीटमेंट। अभी तक क्लियर है सारा कुछ? यस मैम। ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट जो है टाइप 1 डायबिटीज वाला पेशेंट इंसुलिन ले रहा है, ठीक है, बस उसके अंदर आप एडमिट करके उसकी चार्टिंग करें। आपने सिर्फ डोज को एडजस्ट करना है इंसुलिन को, ऐसे ही है ना। टाइप 2 वाला पेशेंट है जिसको पहले से डायबिटीज है, हो सकता है कि वो ले रहा हो दवाई, ठीक है, और हो सकता है वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ले रहा हो। प्रेगनेंसी के अंदर आप सिर्फ ग्लूकोफेज दे सकते हैं दवाई, ठीक है। ग्लूकोफेज जो है मेटफॉर्मिन जिसको हम कहते हैं, वो हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पेशेंट को देते हैं। और 1-2 और ड्रग्स हैं जो हम लोग मेटोक्लोप्रामाइड या कुछ इस तरह, नहीं मेटोक्लोप्रामाइड तो नहीं, एक और 2 हैं, मैं हमें मुंह में आती होगी, हां माइट बी एक आदि और है, वो हम दे सकते हैं, वरना सारी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स दे आर नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी। इंसुलिन इज सेफ इन प्रेगनेंसी। तो अगर पेशेंट जो है वो इस तरह की ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ले रही है जो हम नहीं देना चाहते, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को मेटफॉर्मिन पे शिफ्ट करते हैं या प्रेफरेबली उसको इंसुलिन पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आ गई जीडीएम की बारी। जीडीएम में भी क्योंकि आपको पहली दफा पता चला है कि ये शुगर है, इसकी आपने शुगर चार्टिंग की,
तो आपने क्या करना है कि या उसको आप मेटफॉर्मिन दे सकते हैं या आप उसको क्या दे सकते हैं, इंसुलिन दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि अच्छा टारगेट्स भी यही हैं। टारगेट्स का जिस पे आपने डायग्नोसिस किया ना 100-140 पे, आपके टारगेट्स भी यही हैं टू कंट्रोल द शुगर। अगर एक पेशेंट है जो 200 शुगर के साथ आई थी तो उसको आपने कितना लेकर आना है, लेस देन 140 पीपी वाला लेवल, और फास्टिंग वाला लेवल 100 से नीचे आपने लेकर आना है। ये कंट्रोल लेवल्स भी हैं और डायग्नोस्टिक लेवल्स भी हैं आपके। ठीक है, अब बारी आती है ट्रीटमेंट की। आपने शुगर लेवल्स किए, ठीक है, 7 टाइम्स अ डे आपने एडमिट करके पेशेंट की शुगर लेवल्स किए। उसमें फिर जो है आपके कुछ लेवल्स आ गए 200, ठीक है, कुछ आ गए 180 के करीब और 120, 150, यानी कि सारे लेवल्स मोर और लेस 200 को टच कर रहे थे या उससे नीचे थे। यानी कि एक वो वाली कंडीशन है कि 140 पे डायग्नोस किया और 200 यानी कि 50 मिलीग्राम्स का थोड़ा सा डेफिसिट है इसमें। तो ये वो वाले पेशेंट्स होते हैं जो कि अक्सर ग्लूकोफेज यानी कि मेटफॉर्मिन पे और डाइट कंट्रोल पे रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। मेटफॉर्मिन पे और डाइट पे। डाइट का हम क्या कहते हैं, पेशेंट को क्या खाना है, डायबिटिक पेशेंट्स ने कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं खाने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किस किस चीज में है, पेशेंट जो शुगर वाला पेशेंट है उसमें क्या डाइट का बताएंगे, चावल नहीं खाना है, क्या खाना है, चावल रोटी बंद कर दो, मीठा खाओ बस मैं परहेज ना बचा तो हो गया चीनी खाओ, पके मारो प्रोटीन्स खाने हैं आपने, ठीक है। उसको कहना है कि आपने अगर रोटी खानी भी है, चावल तो ठीक है बिल्कुल मना करते हैं, आलू बंद करते हैं उसके, और प्रोटीन्स पे वो आ जाए। और अगर रोटी उससे खानी है तो चोकर की जो होती है ना चक्की के आटे की रोटी, वो खा सकते हैं, मैदे वाले आटे की रोटी, मकई की रोटी खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि ये जो मैदे वाला होता है ना फाइन आटा, उसकी कोशिश करें ना, मकई की खा सकते हैं, हाँ सब खा सकते हैं चोकर की रोटी खानी है प्रेफरेबली उसमें, जिससे ब्राउन ब्रेड भी बनती है, ब्राउन ब्रेड वाला जो आटा होता है ना। अच्छा इसके अलावा जो है वो क्या है, अच्छा जो भी सब्जियां उसके नीचे होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं, जैसे गोभी, कैरेट, ये मीठी सब्जियां होती हैं, शलजम और आलू, ये उसको कहना है कि वेजिटेबल्स में ये वाले आपने नहीं खाने, इसमें कार्ब्स ज्यादा होते हैं, ये मीठी सब्जियां होती हैं। जो अंडरग्राउंड होती है ना उसमें ग्रो करने वाले सारे मीठे वेजिटेबल्स होते हैं, तो उसको वो मना कर दें। इसके अलावा सारी फिजी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स हैं और बेकरी के आइटम्स जिसमें खमीर होता है, यीस्ट यानी कि पिज्जा, बर्गर और ये चीजें जिसमें खमीर होता है ना, उससे कहें कि ये चीजें आपने ऑर्डर करनी है। घर की सादा बनी हुई रोटी खाएंगे आप, ठीक है, सालन खाएंगे, सैलड खाएंगे और प्रोटीन डाइट लेंगे, ठीक है, तो इसकी शुगर अच्छी कंट्रोल हो जाएगी। एक और किस्म की रोटी होती है, वो एक अफगानी रोटी, हाँ वो खा सकते हैं या नहीं रोटियों की तो 50 इकसाम होंगी फिर, अब हर किसी का जो कह दिए बस वो खा लो, ब्राउन वाला हाँ रोगनी नान बिल्कुल नहीं खाना और कुलचा भी नहीं खाना, ठीक है। अच्छा हाँ आलू वाले पराठे खा सकते हैं। अच्छा अगर आपने पेशेंट ठीक करना है तो फिर आपको डॉक्टर भी वैसे ही करना है, ठीक है। अब देख लो फिर मरीज का क्या हाल होगा, उसे कहना एक आलू वाला पराठा जो बनवाना है मैं खाऊंगा, एक तुम खाएंगे घर से मंगवाओ, ठीक है। अच्छा कार्बोहाइड्रेट, अब बात सुनो बच्चों कि जो है ना शुगर आपकी आपने एक डाइट इसको बतानी है, ये सारा सिस्टम है। इवन डायबिटिक चार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। डायबिटिक चार्ट में वो एक पिरामिड सा बना होता है, उसमें लिखा होता है उन्होंने कि क्या नहीं क्या ना नहीं, तो आप डायबिटिक चार्ट भी पेशेंट को दे सकते हैं। और साथ में मैंने आपको कहा कि प्रेफरेबली अगर उसकी 200 से कम शुगर है तो आप मेटफॉर्मिन पे भी कंट्रोल कर सकेंगे। मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम गिरने से हम उसकी डोज स्टार्ट करते हैं, 500 मिलीग्राम भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसकी डोज आप फिर इंक्रीमेंट करते रहते हैं, 2000 मिलीग्राम तक हम आसानी से पेशेंट को दे सकते हैं, 2000 3000 मिलीग्राम तक हम चले जाते हैं इसमें, ठीक है। अगर शुगर लेवल इस पे कंट्रोल हो जाते हैं तो ठीक है, कंट्रोल हो जाए, ठीक है, तो आप कंटिन्यू करें, तो भी इंसुलिन देने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन अगर एक पेशेंट है जिसके 400 लेवल्स हैं या 300 में लेवल्स आ रहे हैं तो ये तो बहुत ज्यादा डिरेंज है, इसको फिर ग्लूकोफेज पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है।
इसको डाइट के साथ आपको इंसुलिन पे डालना पड़ेगा, तभी जाके इसका मसला हल होगा। ठीक है, तो ज़्यादा डिरेंज जो चीज़ें होती हैं वो फिर हम इंसुलिन से कंट्रोल कर लेते हैं। अब इंसुलिन जो होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादा ना, एक शॉर्ट एक्टिंग होती है और एक लॉन्ग एक्टिंग। रेगुलर जो होती है ना, रेगुलर इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग, और जो इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है ना NPH होती है। जो इनका बाइफेजिक इंसुलिन है ना 70-30 जिसको हम कहते हैं, जो मिक्सचर है बाइफेजिक, वो हम यूज़ करते हैं या रेगुलर यूज़ करते हैं। रेगुलर इंसुलिन जो होती है उसका ये होता है कि उसकी हाफ लाइफ होती है तकरीबन 4 to 6 आवर्स, यानी कि वो दिन में 3 दफ़ा आपको देनी पड़ती है। 3 दफ़ा आपको रेगुलर देनी पड़ती है, और रात का क्योंकि 8-10 घंटे का फास्टिंग है तो उसमें आपको NPH का कवर देना पड़ता है। तो आप क्या करते हैं, अगर आप ये रेगुलर NPH वाली रिजीम में अपनाना चाहते हैं तो आप दिन में 3 दफ़ा क्या देंगे, रेगुलर देंगे, और फिर रात के ओवरनाइट टाइम कवर करने के लिए आप NPH का देंगे, ताकि जाकर शुगर कंट्रोल होगी। और अगर आप ये बाइफेजिक देते हैं 70-30 वाली, इसका लंबा होता है, 8 से 10 घंटे का इसका लाइफ स्पैन है। तो इसमें क्या होता है कि आप BT डोज में आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, यानी कि 12 आवर्स आप मॉर्निंग वाली डोज से कवर कर लें और 12 आवर्स आपके नाइट वाली डोज कवर कर लेंगे। समझ आ रही है? ठीक है। अब इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं। डायबिटीज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे आप मैं जितना आपको पढ़ाती जाऊंगी और वो होता रहेगा। मैम ये इंसुलिन वाली रिजीम बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे या बस इनफ है ये? मैं आपको बता थोड़ी सी और मैं चीजें बताती हूँ इंसुलिन में, ऑल्दो कि ये भी चीजें मेरे ख्याल से आपकी बुक्स में नहीं लिखी हैं। इंसुलिन की बहुत ज्यादा डिटेल आपकी बुक्स में नहीं है टेम्परेचर में। अच्छा, अब इंसुलिन मैंने आपको बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किन पेशेंट्स में इंसुलिन देना है, किसमें मेटफॉर्मिन देना है। इंसुलिन आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये देखें कि उस पेशेंट को 4 दफ़ा ब्रेक होगा जो रेगुलर वाली रिजीम देगा, और उसको सिर्फ 2 दफ़ा ब्रेक होगा। रेगुलर वाले को 2 दफ़ा रेगुलर वाली को नहीं होगा। NPH और वो जो ले रहा है ना मिक्सचर ले रहा है 70-30 वाला, उसको सिर्फ 2 दफ़ा लगानी है दिन में, ठीक है। और शुगर उसने इसी तरह से चेक करनी है दिन में 7 दफ़ा चेक करते जाना है। अच्छा, अब इंसुलिन जो है ना एक रफ सा रूल है कि आपने अब कितनी इंसुलिन देनी है पेशेंट को। एक पेशेंट है उसके 300 में लेवल्स आ रहे हैं, शुगर चार्टिंग तो आपने कर लिया, उसको आपने ये तो डिसाइड कर दिया कि मैडम ने कहा था कि 300 में जाएंगे तो इंसुलिन देना, लेकिन अब उसको कितनी इंसुलिन दें? एक यूनिट तकरीबन अगर रेगुलर देंगे ना 1 यूनिट तकरीबन 50 डाउन करेगा। हाँ, तो अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेंगे कि उसका हर उसके 7 दफ़ा शुगर लेवल्स हम कर रहे हैं, हर दफ़ा 50-50 ऐड कर लें। नहीं, मैं उसका जो ग्लूकोज लेवल आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंगली उसको रिकमेंड करेंगे। तो करके दिखाएं ना। फॉर एग्जांपल उसका ग्लूकोज लेवल 200 है और हमने उसका 100 बनाना है, तो 100 ज़्यादा हो गया ना। 2 यूनिट लगा दें। वैसे से हम इंसुलिन भी कौन सी दे रहे हैं? अच्छा, 10 सेकंड। अच्छा, 20 सालों में तो लोगों ने इंसुलिन पता पड़ा ही होगा। हम खाने से पहले देते हैं, खाने से पहले देते हैं। हाँ, 1/3 और 2/3 वो तो हमें पता ही है कि खाने से पहले देते हैं। मैं डोज की बात कर रही हूँ, जितना ये तो आपको पता है कि खाने से पहले देते मैं वो जितना खाना खाएगा उसके हिसाब हैं। से। जितना खाना खा रहे हैं उसके मुताबिक लगा दो। मैम मैंने देखा है कुछ बूढ़े लोग होते हैं वो उतनी लगाते हैं, मतलब ये मैंने नोट किया। बेटे ये कहाँ पे होता है कि जितनी शुगर है उसके मुताबिक लगाएं। ये नहीं कि आपने अपने सामने 3 आम रख लिए तो उस दिन इंसुलिन ज्यादा लगा लिया, आपने आम खाने ही नहीं है। अच्छा, फलों के तो कौन सा फल नहीं खाना, वो तो बताया नहीं था। मैंगो और केला, इसमें शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा है। ऑरेंज खा सकते हैं, पियर इज गुड, गुआवा इज गुड, ठीक है। तो वो फ्रूट्स आप उनसे कहें कि आप खा लें। चुकंदर खाएगा नहीं खाए जो नहीं खाने वो बता दिए। जो बाकी फ्रूट्स हैं वो आप वंस अ डे एक फ्रूट को ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन जो है ना बेटे, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, सुनो इस चीज़ को, ठीक है। 300 में उसकी शुगर लेवल आ रहे हैं, ठीक है। तो एक रफ आइडिया है कि आप 0.6 जो यूनिट्स हैं पर केजी के हिसाब से उसका निकाल लें। यानी कि अगर उसका वेट तकरीबन 50 है तो उसकी हाफ अगर करें आप पॉइंट पे जाएं तो तकरीबन 25 यूनिट उसकी रिक्वायरमेंट है दिन की, 25 यूनिट।
या एक पेशेंट जो है वो 80 किलो है तो तकरीबन उसके जो है वो 40 यूनिट उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है इंसुलिन की। उसकी बॉडी में 40 यूनिट कम इंसुलिन बन रहे हैं, कम है इंसुलिन 40 यूनिट, इसी वजह से उसका हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप होता है। सो दिस इज अ रफ आइडिया कि आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस जो आपने डोज फॉर एग्जांपल कैलकुलेट कर लिए 60 यूनिट, तो उसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है, 2/3 एंड 1/3। ठीक है, 2/3 आप कब देते हैं? मॉर्निंग में। 2/3 डोज आप मॉर्निंग में देते हैं और जो 1/3 होती है उसको आधा आधा कर लेते हैं। यानी कि 60 था ना तो 40 इधर चला गया और 20 इधर आ गया, और 20 के अंदर से 10 यूनिट जो है वो आप इसको प्री मील देंगे यानी कि प्री डिनर, और एक आप इसको बेड टाइम पे 10 यूनिट आप इसको देंगे। बेड टाइम पे 10 यूनिट। मैं वो कह रहा ज्यादा नहीं देंगे पूरी रात के लिए, मतलब वो 10 यूनिट ही तो दे रहे हैं, सिर्फ पूरी रात है। मैं वो पूरी डिपेंड करता है मैम शुगर हाँ? 400 है। हाँ, उसमें आपके स्टार्टिंग लेवल्स हैं। ये तो अगर rough इसमें भी idea आपकी शुगर नहीं कंट्रोल होती तो आपने बढ़ाते जाए ना, वो तो फिर टाइट्रेट करना है आपने। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कम से कम कितनी देनी है। ऐसी भी ना डोज हो कि पेशेंट डीके में चला जाए, ऐसी भी ना डोज हो कि एकदम पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए। तो आप ये देख लें कि उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके इर्द गिर्द स्टार्ट करें। फिर उसके बाद अगले दिन तक सारे आपके लेवल्स जो है वो होते रहेंगे ना। जब आप लेवल्स कर रहे होंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि डोज ज्यादा रिक्वायर्ड है या डोज कम रिक्वायर्ड है, तो वो आप मॉडिफाई कर लेंगे। समझ आ गई? ठीक है। Yes. और इंसुलिन कब देनी होती है? खाने से 15 मिनट पहले। यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी खाना बन रहा है और वो इंसुलिन लगा ले, वो हाइपोग्लाइसीमिया में चली जाएगी। उसे कहें कि वंस योर मील इज रेडी और आप टेबल पे खाना लगा रहे हैं तो आप इंसुलिन लगाएं। ये ना हो कि उसका डिले ज्यादा हो और वो पेशेंट उस इंसुलिन की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया में चली जाए। ठीक है। इंसुलिन लगाते कैसे हैं ये तो पता ही होगा। Yes. सबक्यू लगाते हैं इन अ वर्टिकल एंगल 90 डिग्रीज का एंगल लगा के बना के उसको अम्बलाइकस के अंदर भी पेशेंट कुछ लगाते हैं। सॉरी, अम्बलाइकस के अंदर भी इंजेक्शन इंसुलिन के लगते बेटे हैं। ज्यादा प्रेफरेबली आपको कहां पे लगाना चाहिए इंसुलिन? थाइस पे लगाना चाहिए। ठीक है। वैसे आप 4 क्वाड्रेंट्स भी कर सकते हैं पेट के पेशेंट्स में, एक दफा इधर लगाए, एक दफा इधर लगाए, एक दफा इधर लगाए, एक दफा तो मैं वो 90 वाला आपने करता है 90 पिंच बनाते हैं ना, पिंच बना के उसकी छोटी सी नीडल होती है, पिंच बना के पेशेंट को कहते हैं कि इसके अंदर आपने लगाना है, ताकि ये ना हो कि वो मसल्स में लगा दे, फिर अब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी। हमने तो सब क्यों इंजेक्शन लगाना है ना स्किन के बिल्कुल नीचे, तो पिंच बनाने का फायदा ये होता है कि आपकी स्किन एलिवेट हो जाती है और आपका इंजेक्शन डायरेक्ट सबक्यूटेनियस टिश्यू में। अगर इसके साथ लगाएंगे अंदर डायरेक्ट तो वो फिर मसल्स में या वेसल्स में 90 डिग्री आपने बताया था ना। जी बेटा ठीक है। और ये पेशेंट को आपने गाइड कर देना कि आप घर में खुद लगाएं। ठीक है। और ये चार्टिंग भी वो घर में खुद करें। अब ज़ाहिर आपने अगर 30 हफ्ते पे प्रेगनेंसी को डायग्नोज कर लिया है शुगर को, तो अब ये तो नहीं है कि आपने उसको एडमिट ही कर छोड़े रखना है, उसको आपने अच्छा गाइड करना है ताकि वो ये सारी चीजें घर पे भी पहुंचे। समझ आ गई है? ट्रीटमेंट हो गया? मैम ये वाली रिजीम काफ़ी है, 730 वाली रिजीम भी हमें डिटेल वैसे लिखनी चाहिए या ये इनफ है मोर देन? ये ठीक है ना? नहीं 70-30 क्या मतलब? एक आपने बोला था ना एक रिजीम 730 70-30 अगर आपने देनी है ना बाइफेजिक हाँ जिसमें दो दफा जो देनी है, 12 तो उसमें अगर 60 यूनिट की डोज बनी है ना तो 60 आप देंगे सुबह और आप 40 देंगे शाम को। उसके अंदर ये वाला डिवाइड नहीं होगा ना फिर। सही, सुबह और शाम। मैंने कहा आपको पहले बताया था कि अगर शुगर अभी तुम्हारी एक्साइटमेंट कम नहीं हुई क्या इतनी एक्साइटमेंट है? नहीं कुछ ना कुछ बताना चाहते हो तुम, कोई दिल में तुम्हारी बात है जो कुछ कहना चाहते हैं। नाम क्या है? सॉरी शाहजेब का तेरी नजरों में फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स 5 वीक्स चलो वो तो मुझे कल परसों में अंदाजा हो जाएगा कौन किसको तंग कर रहा है। वो शाहजेब था और आपका बेटा क्या नाम था? अबीर और शाहजेब। मजे का ग्रुप है। अच्छा
सो आपने ट्रीट कर दिया पेशेंट को, ठीक है, ट्रीट आपने कर दिया, आपने शुगर उसकी कंट्रोल कर दी है, तो आप घर पे उसको छुट्टी देते हैं और उसको ये सारा कुछ समझा दें और वो घर पे जाके करे, उसे कहें कि ये आपके टारगेट्स हैं, टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं 100 और 140 के टारगेट्स उसको दे के घर रवाना करें। उसे कहें अगर आपके शुगर लेवल्स ना कंट्रोल हुए तो आप फिर घर में फिर हमें आपके ऑफिस में चेक करवाएं हमारे, ठीक है। अब इसको मसला आएगा कि इसको डिलीवर कैसे करना है। इसके आप अल्ट्रासाउंड्स करवाते रहोगे, क्योंकि ये ना हो कि किसी टाइम पे बच्चे का वेट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोनियोज होना शुरू हो जाए, तो आप ग्रोथ इसकी सारी फीटल कॉम्प्लिकेशन में डायबिटीज रिलेटेड है, वो अल्ट्रासाउंड में लाइक या पता लग जाती है। देखो कुछ हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छा ये वाले जो बच्चे होते हैं ना, इनमें कंजेनिटल एनोमलीज भी होती है और क्रोमोसोमल पैथोलॉजीज भी ज्यादा होती हैं, तो क्रोमोसोमल पैथोलॉजीज तो अल्ट्रासाउंड में देखते ही होती है। नदी कैसे डायग्नोज करते हैं कि आप डीएनसी में आ गए, मतलब अब आप सर्वाइव नहीं कर पाएगा इसको डीएनसी बेहतर है स्टेज पे। बेटे वो तो मल्टीपल एनोमलीज हो तो फिर होता है ना, मल्टीपल एनोमलस बच्चा जो कि कंपैटिबल विद लाइफ ना हो, जो कि बाहर आके सर्वाइव ना कर सकता हो, उसमें सिर्फ डीएनसी करते हैं। अगर सिर्फ मैक्रोसोमिया है या पॉलीहाइड्रोनियोज है तो ये तो कोई इंडिकेशन नहीं है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। अब डिलीवर करना है इसको, ठीक है, आपने मॉनिटरिंग कर ली। अच्छा इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन बच्चों को आपने डेक्सा जरूर लगाना है, वर्ड्स का इंजेक्शन, ठीक है, लंग्स की मैच्योरिटी के लिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि इनमें आरडीएस होता है, तो आपने इसमें ये जरूर करवा देना है, ठीक है। अच्छा अब जो है ना डेक्सा की क्या डोजेस देते हैं आप, 12 मिलीग्राम का होता है, 2 डोजेस देते हैं और 12 आवर्स अपार्ट होता है। इससे आपका सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है, तो लंग्स मैच्योरिटी जो है वो हम अचीव कर लेते हैं, ऑल्दो फिर भी ये बच्चे नर्सरी में ज़्यादा स्टे करते हैं। अच्छा अब आप अच्छी तरह मॉनिटरिंग कर करके जो है ना वो दवाइयाँ दे दे के इसको आप दें डेक्सा लगा के। अगर तो वो प्रीवियस स्कार है, यानी कि पहले से उसका एक ऑपरेशन हुआ है और उसको साथ में डायबिटीज भी है, 2 कॉम्प्लिकेशंस तो वैसे ही हो गई हैं, तो हम इसको फिर सिजेरियन से भी डिलीवर कर देते हैं। मसला कहाँ पर आता है, जहाँ पर आपका बच्चा पहला होता है, प्राइमरी है, लेकिन अगर उसका वेट 4.5 kg से अल्ट्रासाउंड पे ज़्यादा आ रहा है तो हम उसको ट्रायल नहीं देते, हम उसको इलेक्टिव सिजेरियन करते हैं। हाँ लेकिन एक बच्चा है जिसके अंदर ना पॉलीहाइड्रोनियोज है, ना उसने एक्सेसिव वेट गेन किया है, तो हम उसके अंदर फिर ये है कि इंडक्शन करके और डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन 39 वीक से ज़्यादा इन बच्चों को हम जाने नहीं देते। 39 वीक्स पे या तो आप सिजेरियन करते हैं, और अगर आप बेहतर समझते हैं बिशप स्कोर अच्छा है तो आप इसकी इंडक्शन करते हैं। सो दैट डिपेंड्स कि पेशेंट की हिस्ट्री कैसी है, ठीक है। अब डिलीवर भी होता है। अच्छा अब इन पेशेंट्स के अंदर जो है वो फिर आपने कॉन्ट्रासेप्शन इनके अंदर बहुत स्ट्रिक्टली एडवाइस करनी होती है, क्योंकि ये पेशेंट अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन को नहीं देंगे इन पेशेंट्स में, सॉरी प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं इन पेशेंट्स में, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में जो है क्योंकि हार्मोनल होती है ना, कॉपर टी नहीं देते, क्योंकि इनके अंदर ना थोड़ी कॉन्ट्रासेप्शन भी मुश्किल होती है, क्योंकि अगर आप आईयूसीडी रखें ना और ऑलरेडी पेशेंट डायबिटिक हो तो फिर क्या होता है कि उनके अंदर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जीडीएम का पेशेंट है तो फिर आप आईयूसीडी रख सकते हैं। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में अगर आप एक्सेसिवली हार्मोन्स दें तो उनके अंदर हार्ट कॉम्प्लिकेशंस और वो लॉन्ग टर्म के लिए वेट गेन और वो चीज़ें बुरी होती हैं, इनमें हार्ट अटैक्स होते हैं। सो अगर जीडीएम का पेशेंट है तो उसमें आप प्रोजेस्टेरोन भी दे सकते हैं। बेहतर ये होता है कि इन पेशेंट्स को आप देखें कि आप कॉन्डम्स इस्तेमाल करें, पैरियर इस्तेमाल। ये तो एडवाइस हम दोनों को दे सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज एंड वो जीडीएम वालों को, जीडीएम वालों को ये वाला जीडीएम वालों में तो कम होता है ना। देखो एक जीडीएम है वो 6 हफ्ते के बाद, अच्छा इस पेशेंट में आपने 6 हफ्ते के बाद फिर ओजीडीटी या फास्टिंग लेवल्स भी कराने हैं। अब एक पेशेंट है जिसका 6 हफ्ते के बाद शुगर लेवल्स नॉर्मल आ गए, तो उसके अंदर बेशक आप आईयूसीडी रख लो, वो तो पेशेंट नॉर्मल हो गई है ना। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसकी शुगर डिरेंज चलती जा रही है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, ना रखो, उसमें इन्फेक्शन हो गया। हां तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट आपका कैसा है। जीडीएम अगर सेट हो गया तो फिर जो सी मर्जी कॉन्ट्रासेप्शन आप दे सकते हैं उनको। इसके अंदर ईयरली भी फिर आपने फास्टिंग लेवल्स करवाने होते हैं इसी पेशेंट में। ठीक हो गया, बच्चा डिलीवर हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन भी हो गई। अच्छा ये वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं जब डिलीवर होते हैं ना, तो इसके अंदर अर्ली फीडिंग हम स्टार्ट करवा देते हैं ताकि बच्चे हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए, ये शुगर क्रैश करती है, ठीक है। अच्छा अब जो है ना लैब्स की मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं, अगर वैसे तो मैंने काफ़ी डिटेल बताई दी है कि जो है ना HbA1c लेवल जो आप बार बार शौक है साथ को कि HbA1c जरूर
होना चाहिए, कितना लेवल होना चाहिए प्रेग्नेंट। एक पेशेंट है वो ऑलरेडी डायबिटीज है, वो आपके पास प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए आ गई है कि मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, तो आप कौन सा टेस्ट करवाएं? शुगर लेवल तो वो चेक कर रही है, अब उसके अंदर आप जरूर HbA1c करवाएं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि पिछले 3 महीनों से इसकी शुगर कैसी चल रही है। अगर उसकी शुगर बहुत ज्यादा डिरेंज है या उसका HbA1c लेवल 10 है या 10 से ज्यादा है, तो उससे कहें कि आपको बिल्कुल भी अभी कंसीव नहीं करना, क्योंकि बच्चे के अंदर एनोमलीज होंगी, मिसकैरेज का चांस ज्यादा होगा और ये आपकी डिफिकल्ट प्रेगनेंसी जाएगी। सो पहले आप HbA1c और शुगर को कंट्रोल करें एंड देन यू ट्राई टू कंसीव। सो HbA1c का यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल है। इसके अलावा इन पेशेंट्स के हम फॉलिक एसिड डबल डोज में देते हैं, क्योंकि ड्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और सारी कंजेनिटल एनोमलीज इनके अंदर ज्यादा हैं। सो हम इनको 5 मिलीग्राम फुल डोज फॉलिक एसिड डायबिटिक पेशेंट्स को ऑफर करते हैं, प्री प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी मैंने आप लोगों को फास्टिंग लेवल बता दिए, 1 आवर्स PP मैंने आप लोगों को बता दिया, यूरिन आरी के अंदर भी 4+ ग्लैक्टोज यूरिया मैंने आपको बता दिया। 1+ इज नॉर्मल, अगर कोई आपको यूरिन आरी में ठीक है कि 1+ है वो नॉर्मल, वो नॉर्मल है। 2+, 3+, 2+, 3+4 ये इसका मतलब है कि आप डायबिटिक, ठीक है। अच्छा, एक जो है आप लोगों का OGTT दूसरा फेवरेट टेस्ट, OGTT आपने पेशेंट सेलेक्ट कर लिया, OGTT करा दिया। 2 तरह के क्राइटेरिया जो हम फॉलो करते हैं, एक नाइस गाइडलाइंस है और एक WHO की गाइडलाइंस है, ठीक है। दोनों के अपने अपने लेवल्स हैं। वैसे हम लोग अपने लिए जो है वो नाइस गाइडलाइंस ज्यादा फॉलो यूके वाली जो गाइडलाइंस है, ठीक है। दोनों आपकी बुक में मेंशन है, आपको उनके लेवल्स याद होने चाहिए, ठीक है। एक के अंदर फास्टिंग, WHO वाले ने फास्टिंग थोड़ा सा कम कर दिया, फास्टिंग को 95 नॉर्मल देता है। 95, यूके वाला जो है वो 100, ये 100 वाला क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया वो नॉर्मल है, 100 से 140, 100 और 140 वाला। और ये जो WHO है वो कहते हैं कि नहीं आप फास्टिंग को ज्यादा अच्छा कंट्रोल करें, उसको 95 पे ले गए हैं, और जो वो है ना 140 वाला उसको कोई 156 उस पे ले गए हैं। सो डिफरेंट है, डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट फॉलो करती हैं, हम ज्यादातर नाइस फॉलो करते हैं। तो लेवल्स आप याद कर लें। यस। सो दिस एक्चुअली फिनिशेस ऑफ द टॉपिक ऑफ GDM। अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आना ही आना, 100% चांसेस के इसमें से आएगा। 12 मिलीग्राम्स का एक डोज है इंजेक्शन, और 2 डोजेस आते हैं 12 आवर्स अपार्ट। मैम ये जो है GDM ये एज अ लॉन्ग केस इंपॉर्टेंट होता है? लॉन्ग केस में भी और आपके जो हॉस्पिटलाइजेशन भी होते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड। अभी आप लोगों ने जाना नहीं है, अभी तुम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ना है Yes, ठीक है, और जो चीज समझ में आएगी वो आके मुझसे पूछनी है। इस टॉपिक को अभी क्या पढ़ना है? मैम इधर डायबिटीज मेलाइटस है ना, ये अलग से दोनों दिए हैं, GDM भी दिया हुआ है, उसको पढ़ो और फिर अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो मेरे पास आओ। कोशिश तो मैंने की है कि सारा मैंने स्लाइड इसीलिए नहीं लगाई कि वो मैं पढ़ूंगी तो वो एक जल्दी गुजारते जाते हैं तो नहीं आइडिया होता। समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों को, और जो क्वेरीज है हम साथ साथ डिस्कस कर लें, फिर भी नहीं कुछ समझ आता तो योर मोस्ट वेलकम एट एनी टाइम, ठीक है। बता दिए उसको बात बता दी बोले नहीं, अभी बात कर रहे थे ना आपस में, मैंने कहा पप्पा आया तो इसे फौरन बात चलो ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्लास है ना, वैसे तो लैब इंटरप्रिटेशन थी वो भी मैंने करवाई थी आप लोगों को ना, तो अभी 11:30 हो गए, 11:14 है, तो अब क्या करोगे? अब 12:15 तक 12:30 तक आप लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे एंड देन आई विल सी, या मैं क्लास ले लूँगी या डॉक्टर साहब का आ जाएगी या किसी और प्रोफेशनल की क्लास ले लूँगी। तो ये आज नहीं होगी, कितना टाइम लगेगा मुझे पहले लिखने? आधा घंटा लगेगा, 15 मिनट का लगेगा। तो उसके बीच में कोई बहुत वाली हो जाएगी इंशाल्लाह। कल करा देंगे ना, तो अभी तो बैठी होगी।